कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर गठबंधन की अटकलें गलत है। बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी सपा कांग्रेस की सोच अंबेडकर विरोधी है। इनसे गठबंधन होने से बीएसपी को सिर्फ नुकसान ही होता है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाली हैं। चुनावी माहौल बनने से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन की जो अटकलें चल रही थीं, उस पर मायावती ने विराम लगा दिया है। एसपी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा है। ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान आया था, जिसमें अखिलेश यादव बीएसपी से अपने पुराने रिश्तों को याद कर रहे थे कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है और एक समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीएस समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। मतलब साफ है कि मायावती आगामी चुनाव को लेकर अभी से अपनी रणनीति में लग चुकी हैं। गठबंधन की अटकलें फैले, इससे पहले ही मायावती ने तस्वीर साफ कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर एक बार फिर से नई सियासत छिड़ गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान और विपक्ष ने उस बयान को हथियार बनाकर घेराबंदी शुरू कर दी। शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा प्रहार किया और कहा कि अगर चोटी खींचना पाप लग रहा है तो वो इस्तीफा दे दे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अभी भी सियासत जारी है। माघ मेला संपन्न भले ही हो चुका है, लेकिन ये विवाद अब तक सियासी अंगड़ाई ले रहा है। मामला ठंडा नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर नई बहस शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, ये महापाप है। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद
और पुलिस कर्मियों में विवाद हुआ था, जिसके बाद से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे और स्नान नहीं किया था। इसी मुद्दे पर अब तक सियासी तकरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पंजाब के तरन तारण में 14 फरवरी को हुई एक पंजाबी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय है। शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात में भी शादी के दौरान जमकर नोट उड़ाए गए हैं। जब नोट गिरने लगे तो लोग देखते ही रह गए। जिधर देखो उधर नोट ही नोट नजर आ रहे थे। देखिए, शादी में नोटों की बरसात हो रही है। दूल्हा दुल्हन पर भर भर के नोट उड़ाए जा रहे हैं। फर्श पर नोटों का ढेर लग गया है। नोट ऐसे उड़ रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नोटों की बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। दावा है कि करोड़ों रुपए की करेंसी उड़ाई गई। भारतीय करेंसी के साथ साथ डॉलर भी उड़ाने का दावा किया गया है। पंजाब के तरन तारण का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां दूल्हा दुल्हन पर नोटों की बारिश हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। कोई इसे रॉयल शादी बता रहा है तो कोई इस तरह नोट उड़ाने को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाबी शादी में कुछ एनआरआई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आए थे। शादी में आए अधिकतर मेहमान बस नोट उड़ाए जा रहे हैं। पूरा मंच नोटों से ढक गया। 14 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। गुजरात के महसाणा में भी नोटों की बारिश देखने को मिली। जब नोट गिरने लगे तो लोग देखते ही रह गए। जिधर देखो उधर नोट ही नोट नजर आ रहे थे। आसमान से नोट गिर रहे थे और नीचे खड़े लोग गिर रहे नोटों को जमा करने में जुटे हुए थे। दरअसल महसाणा में कड़ी तालुका पंचायत में शादी के दौरान कुछ ऐसा वीडियो देखने को मिला। बारात निकाली जा रही थी। इसी दौरान भर भर कर नोट उड़ाए गए। अकोल गांव पहले भी नोटों की ऐसी बारिश के लिए खबरों में रहा है। अब ये नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी समारोह के दौरान अकोल गांव के मुख्य चौराहे पर नोट उड़ाए जा रहे थे, जिसके बाद युवा और बच्चों में नोट लूटने की होड़ सी मच गई। इससे पहले भी गांव में कई बार शादी के दौरान नोट उड़ाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में जनसंख्या, परिवार और सामाजिक संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा है कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की जरूरत है और हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। भागवत ने कहा कि शादी का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है। भागवत के इस बयान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रश्न शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में जनसंख्या, परिवार और सामाजिक संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। शादी का उद्देश्य सृष्टि को आगे बढ़ाना, वासना पूर्ति नहीं। हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। लालच, जबरदस्ती, धर्मांतरण पर रोक लगानी चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। उधर भागवत के बयान पर एसपी और कांग्रेस हमलावर हो गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि वापसी वालों को किस जाति में रखेंगे। मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर जांच होनी चाहिए। हर हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी से उत्तर प्रदेश के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो 3 बच्चों के पैदा करने का जो आह्वान कर रहे हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुखिया लोग हैं उनसे कहें वो इस पर पहले चलें। कोई हिंदू नहीं है। मुसलमान अगर वापस आएगा किस जाति में आएगा? कौन सी जात स्वीकार करेगी? ब्राह्मण कहे दूर चलो, ठाकुर कहे हमारे गोद से नहीं मिलता। कोई जाति नहीं, तो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में है। किस जाति में लेंगे ये बताए। मोहन भागवत जी बताए कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है, बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? तो दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री ओपी राज पर भागवत के बयान का समर्थन करते दिखे। वो सही बात है। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं। वो सही कह रहे हैं।
तलवार के डर से इस्लाम नहीं ऐसा। फिलहाल भागवत के इस बयान पर सियासी बयानबाजी चल पड़ी है। एक बार फिर जनसंख्या का मुद्दा परवान ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात निराला नगर में हुई है, जहां मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपस में मुलाकात की। निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में करीब 30 मिनट तक मुलाकात चलती रही। 4 महीने में सीएम योगी और भागवत की ये दूसरी मुलाकात है। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के लखनऊ के दौरे पर हैं और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और ये जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से, मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई है निराला नगर में। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर आप देखिए मुलाकात के दौरान की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा और साथ ही ये मुलाकात की तस्वीरें। और तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई है और 4 महीने में लगातार ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इससे पहले इसे कैबिनेट से जोड़कर भी देखा जा रहा था। हालांकि अगले साल विधानसभा के इलेक्शन भी होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार मुलाकात भी कर रहे हैं और 2 दिन के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इधर होली के रंग अभी बाजारों में पूरी तरह सजे भी नहीं हैं, लेकिन सियासत और बयानबाजी के रंग अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। मथुरा की मशहूर ब्रज होली को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़े दिनेश फलाहारी महाराज ने मुसलमानों से होली से दूर रहने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्या है ये पूरा मामला, किसने क्या कहा है और क्यों ये बवाल मचा हुआ है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। होली में अभी करीब 15 दिन बाकी हैं, लेकिन रंगों से पहले बयानबाजी की बौछार शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर मांग की है कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए। फलाहारी बाबा की मांग पर अयोध्या से भी संत समाज की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हनुमानगढ़ी के संत डॉक्टर देवेशाचार्य ने इस मांग को विचारणीय बताया और कहा कि सरकार को इस पर साफ नियम बनाने चाहिए। यह मांग सराहनीय है, प्रशंसनीय है और विचारणीय भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ये नियम लाना चाहिए कि भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म के किसी भी पर्व, किसी भी त्यौहार में मुसलमान वहाँ पर न जाए। वहाँ पर जाए तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जा करके वहाँ अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, वहाँ जा करके लव जिहाद का कार्य करते हैं, वहाँ जा करके विखंडन करने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ से अपना डेरा डंबर उठा करके अपने जगहों पर जा करके उनको जो करना हो करें। वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस पूरे विवाद पर अलग ही रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि होली हिंदू मुस्लिम भाईचारे का त्योहार है और जब दिल मिलते हैं तो रंग लगाना स्वाभाविक है। हम तो भाई होली खेलते हैं। होली एक हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द का त्योहार है। होली मिलन कहा जाता है। जब दो दिल मिलते हैं तो त्योहार मनते हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और ब्रज की होली पर सियासी रंग कितना चढ़ता है। और काशी की विश्व प्रसिद्ध हो चुकी मसान की होली पर अब विवाद खड़ा हो गया है। काशी विद्वत परिषद और आयोजक आमने सामने आ चुके हैं। काशी विद्वत परिषद मसान की होली पर रोक की मांग कर रहा है तो आयोजक इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी की मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर विश्व प्रसिद्ध हो चुकी मसान की होली पर अब विवाद खड़ा हो गया है। काशी विद्वत परिषद ने इस आयोजन को तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
और कहना है कि शास्त्रों या पुरानी परंपराओं में शमशान में होली खेलने का जिक्र नहीं है। मशाने की होली की कोई ऐसी परंपरा हमारे शास्त्रों में नहीं है। अब ये एक नई परंपरा को कुछ लोगों ने कुछ वर्षों से इस तरह का रूप दे दिया है। वहाँ के डोमराज ने भी हमसे कई बार आग्रह किया, गुरुजी मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है और इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। हम लोगों को भी तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं। वहीं मसाने की होली के आयोजकों द्वारा काशी विद्वत परिषद के इस मांग को पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन बताया गया है। ये अनादिकाल की परंपरा रही है जिसमें सभी पुराणों में इसका वर्णन है, श्लोकों में वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि बाबा विश्वनाथ मसान की भस्म से होली खेलते हैं, भस्म पूरे अपने अंग में लगाते हैं, भस्म रमा के ही वो नृत्य करते हैं। बता दें कि वाराणसी के रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जाती है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। कि हरिचंद घाट पर भी मसाने की होली होती है, लेकिन फिलहाल हरिचंद घाट पर मसाने की होली को लेकर कोई विरोध अभी सामने नहीं आया है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर होने वाली मसाने की होली को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कैमरा पंकज सना के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है और इस बार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और राहुल को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बता दिया। अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर नई राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को किरण रिजिजू के मुद्दे पर जमकर घेरा है। देखिए, राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी आज के दिन में भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। और अपने इस बयान के पीछे किरेन रिजिजू ने पूरा तर्क भी दिया। सुनिए किरेन रिजिजू का पूरा बयान। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। इस पूरे बयान का सार ये है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, उनके भाषण और उनकी कार्यशैली संदिग्ध है। किरेन रिजिजू इसके साथ ही राहुल गांधी की हरकतों को बचकाना भी कह रहे हैं। और अब कांग्रेस ने किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से इसलिए खफा है क्योंकि राहुल गांधी जरूरतमंदों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती। राहुल गांधी की संदिग्ध मुलाकातों और बयानों को आधार बनाकर बीजेपी राहुल गांधी पर देश के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस बचाव में राहुल गांधी के तीखे सवालों को इसकी वजह बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी विरोध करते करते कभी लक्ष्मण रेखा लांघ सकते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष को देश के लिए खतरनाक बताना सही है? आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतनी कड़वाहट की वजह क्या है? और सवाल ये भी अहम है कि राहुल गांधी के अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं पर बीजेपी इतना हमलावर क्यों नहीं होती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन के रोबोटिक डॉग को अपना आविष्कार बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में घिर गई है। इसके बाद में दिल्ली में आयोजित AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट छोड़ने का आदेश दिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में एक रोबोटिक डॉग विवाद की वजह बन गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उसने चीन की कंपनी का रोबोटिक डॉग अपना बताकर शोकेस किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि रोबोट को अपना बताते हुए दिखाई दिए। इसके बाद सवाल उठे और फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग का दौर। लेकिन फिर पता चला कि जिस रोबोटिक डॉग को लेकर दावा किया जा रहा है वो असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है, जिसे ऑनलाइन तक खरीदा जा सकता है। और फिर क्या था, विवाद बढ़ता चला गया। रोबोटिक डॉग को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि ये स्वदेशी है,
जिसके बाद चीन से रोबोटिक डॉग खरीदने के आरोप लगे। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने अपना बयान बदल लिया और उसे चीनी कंपनी का बताया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है। यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को ओरियन नाम दिया। दरअसल यूनिट्री जियो 2 चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी का बनाया हुआ AI पावर्ड रोबोटिक डॉग है, जो अपनी फुर्ती और एडवांस सेंसर्स के लिए मशहूर है। इसमें 4D LIDAR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से ये सीढ़ियां उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पकड़ लेता है। लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत वाला ये रोबोट वॉइस कमांड पर भी काम करता है। टेक्निकल रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी बताया गया था कि AI के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बताने पर यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में आ गई। वहीं अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कर्जा चुकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे सुनकर खूब ठहाके भी लग रहे हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिसका कर्जा उतारा, उसकी क्या कहानी है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे कहे जाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो सनातन को लेकर ऐसा कुछ कह जाते हैं जो सुर्खियां बटोरता है, तो कभी कभी वो संतों और आम लोगों के सामने बाल सुलभ नजर आते हैं। ऐसा ही मौका सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में सामने आया। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। लेकिन बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा, तो सुनिए। आगामी अप्रैल में भव्य दिव्य यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी है और हमने महाराज जी का कर्जा भी चुका दिया। पूछो कैसे? अरे पूछो तो। महाराज जी हमारे यहाँ गए थे, हम महाराज जी के यहाँ आ गए। हम कर्जा किसी का रखते नहीं है, महाराज जी का तो रख ही नहीं सकते हैं। जैसे ही बाबा बागेश्वर ने कहा, बस फिर क्या था, सभा में ठहाके और तालियां दोनों गूंज उठी। दो संतों की मौजूदगी श्रद्धालुओं के लिए खास पल बन गया। तो सोशल मीडिया पर कर्ज चुकता करने वाली लाइन तेजी से वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।